कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। अन्न कर वृद्धि में देश कर समृद्धि कार्यक्रम देखो या सो भाई बहन मन के गंदरू भाई बटले बहुत बहुत जोहार। किसान भाई आशा करेला रोरे मनकर हाल समाचार बढ़िया हुई और बढ़िया तो होवे के चाहिए भाई, क्योंकि रोरे मनकर कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं और रोरे मनकर कार्यक्रम में नवा नवा जानकारी लेके हम रोरे मनकर गंदरू भाई एकदम हाजिर हो जाए। तो किसान भाई आओ हमारे मन देरी नहीं करिए, सीधे चलेला कृषि समाचार के देखे के लिए आओ। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी मुंडा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सिमडेगा के जलाशयों में किया जाएगा ग्रास कार्प मछली बीज का संचयन। मुर्गियों को खूनी दस्त से बचाने के लिए दे टेट्रासाइक्लिन दवा। तीसी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद शेखर। अब समाचार विस्तार से। मत्स्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित जलाशय मत्स्य विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में सिमडेगा जिला के चयनित जलाशयों में भारतीय मेजर कार्प एवं जलीय पौधों के बायोलॉजिकल नियंत्रण के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत ग्रास कार्प मछली अंगुलिकाओं का संचयन किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य है समेकित मत्स्यिकी को बढ़ावा देना। इस कार्य के लिए इच्छुक स्थानीय मत्स्य बीज उत्पादक या प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादक भारतीय मेजर कार्प ग्रास कार्प मछली अंगुलिकाओं की आपूर्ति के लिए सिमडेगा जिला मत्स्य पदाधिकारी के कार्यालय में 21 सितंबर 2015 तक आवेदन दे सकते हैं। रांची स्थित झामकोफेड एक राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी संघ है। झामकोफेड के द्वारा 2015-16 के लिए इमली और चिरौंजी का संग्रहण किया गया है। इन जिन्सों के व्यवसाय से जुड़े उद्यमियों, व्यापारियों और फर्मों के लिए सूचना जारी की जाती है कि इमली और चिरौंजी की गुठली खरीदने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2015 है। 3 से 8 सप्ताह की उम्र वाली मुर्गियों में कॉक्सीडियोसिस यानी खूनी दस्त होने का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए मुर्गियों को सुपरकॉक्स बाई फुरान या टेट्रासाइक्लिन दवा दें। अगर ये रोग हो जाए तो इन्हीं दवाइयों की मात्रा बढ़ाकर पानी में मिलाकर इसे पिला दें। मुर्गी पालक भाइयों, एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि छोटी उम्र की मुर्गियां कई संक्रामक और खतरनाक बीमारियों के चपेट में जल्दी आती हैं। यही वजह है कि चूजों में मृत्यु दर अधिक होती है। खासकर 3 से 8 सप्ताह के चूजों को खूनी दस्त रोग से बचाने पर विशेष ध्यान दें। उन्हें ये रोग हो ही न, इसके लिए इस उम्र की मुर्गियों को पहले ही खूनी दस्त रोग रोधी दवाइयाँ दें। आइए कुक्कुट विशेषज्ञ से जानते हैं ये कौन कौन सी दवाइयाँ हैं और कितने दिनों तक देना चाहिए। खूनी दस्त कॉक्सीडियोसिस की बीमारी बहुत आम है मुर्गियों में और ये करीब 3 से 8 सप्ताह की मुर्गियों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसमें खूनी दस्त होता है और मुर्गियों में काफ़ी कमज़ोरी होती है, भूख खत्म हो जाती है, प्यास बहुत लगती है और कई बार मुर्गियाँ मर भी जाती हैं। तो इससे बचाव करने के लिए आप बहुत सारी कॉक्सीडियोनाशक दवाएँ भी बाज़ार में उपलब्ध हैं। सुपरकॉक्स के नाम से है, बाईफुरान टैबलेट आती है, टेट्रासाइक्लिन की भी दवा है। ये सब दवाएं जो हैं बचाव के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बीमारी हो जाने पर उनकी ज़्यादा मात्रा जो है पानी में घोल के 5 से 7 दिनों तक पिलाएं तो कॉक्सीडियोसिस बीमारी से उपचार एवं बचाव दोनों संभव। किसान भाई, आप यदि रबी मौसम में तेलहनी फसल तीसी की खेती करना चाहते हैं तो मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक फसल लगाने का काम कर सकते हैं। तीसी की बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद शेखर और T397 लगाएं। किसान भाइयों, रबी तेलहनी फसल तीसी की खेती के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। यदि आपके पास सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है तो तीसी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद शेखर लगाएं। इसकी उपज क्षमता 7 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि T397 नामक उन्नत प्रभेद असिंचित भूमि में लगाएं। इसकी भी उत्पादन क्षमता औसतन 7 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान कृषि उपकरण कल्टीवेटर की सहायता से अपने खेतों की उथली जुताई तथा फसलों में निकाई गुड़ाई और खरपतवार निकालने का काम कर सकते हैं। इस यंत्र से देसी हल की तुलना में
60% मजदूरी की बचत, 35% संचालन खर्च में बचत और 6% उपज में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। किसान भाई, यदि आप टमाटर फसल की खेती कर रहे हैं तो इस समय फल छेदक व पत्र छेदक कीट से सावधान रहें। इन कीटों के रोकथाम के लिए 250 किलो नीम की खल्ली में 20 किलो DAP मिलाकर अपने खेतों में भुरकाव कर दें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1800 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2300 रुपए से 2800 रुपए, चावल उत्तम 3000 रुपए से 6000 रुपए, गेहूं 1625 रुपए से 2100 रुपए, चना 4400 रुपए से 5225 रुपए, दाल अरहर 10500 रुपए से 13600 रुपए, दाल मसूर 8410 रुपए से 8875 रुपए, दाल चना 5650 रुपए से 6225 रुपए, सरसों तेल 9700 रुपए से 11425 रुपए, चीनी 2600 रुपए से 2975 रुपए, आलू 600 रुपए से 875 रुपए और प्याज 4000 रुपए से 5200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो भाई एखन हमरे मन देखत रही कृषि समाचार, और कृषि समाचार कर तहत हमरे मन नवा नवा तकनीक के देख ली, संगे बाजार भाव के भी देख ली हमरे मन, और मौसम कर हाल समाचार के भी देख ली। किसान भाई, कार्यक्रम में तमाम तरह का जानकारी है, मुदा आओ हमरे मन लेवत ही छोटा सन विराम। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। विराम करवा दे सब किसान भाई बन के फिर से हम कार्यक्रम में अपन स्वागत करत ही। किसान भाई, जहाँ तक बात है हमरे मन कर खेती बाड़ी कर, तो हमरे मन समेकित कृषि प्रणाली अगर हमरे मन अपनात ही, अपन खेती बाड़ी में अगर शामिल करत ही, तो हमरे मन के बहुत तरह से इकर से लाभ हो सकेला। तो भाई काल नहीं हमरे मन अपन कार्यक्रम में इकर बारे में जानकारी कर लो, ताऊ हमरे मन विशेषज्ञ से भेंट करत ही। हमरे मन संगे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजय कुमार, आओ इनकर से हमरे मन जानकारी लेवत ही। किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम में आपको कई तरह की जानकारी देते हैं और आज इसी क्रम में हम आपको जानकारी देंगे समेकित कृषि प्रणाली के लाभ के बारे में। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार साहब। बात करते हैं समेकित कृषि प्रणाली। तो पहले तो हमारे किसान भाइयों को बताइए कि समेकित कृषि प्रणाली है क्या और ये किस तरह से अपनाई जा सकती है। समेकित कृषि प्रणाली एक ऐसा प्रयोगात्मक कार्य है कृषि फार्म पर, जिसमें हम जो अलग अलग विभिन्न आयाम है, घटक है कृषि के, उसको हम एक प्लेटफॉर्म पर लाते हैं, जिससे कि हमारे खेती में आमदनी बढ़े। मुख्य उद्देश्य है कि प्रति इकाई हमारा उत्पादकता बढ़े और उत्पादकता के साथ हमारा आमदनी बढ़े, किसान के पॉकेट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है। इसीलिए इसको हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अप्रोच लेकर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सिर्फ एक खेती से हम एक घटक को लेकर चलेंगे तो हम लाभकारी खेती नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर हमारे पास जो झारखंड की जहाँ तक हम बात करते हैं, यहाँ पर होल्डिंग जो है छोटा है, ज़्यादातर किसान है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, तो हमारा होल्डिंग जो है वो 1 एकड़ से लेकर 2.5 एकड़ तक का है। तो कृषि विज्ञान केंद्र गुमला का यह प्रयास रहा है
कि हम अपने छोटे और सीमांत किसान के लिए ऐसा समेकित कृषि प्रणाली का मॉडल तैयार करें जिससे उनको प्रति इकाई ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। तो खास करके झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में जहाँ तक हम बात करते हैं तो हमारा जो भूमि है, ज़्यादातर भूमि यहाँ टार जमीन है, रेनफेड अपलैंड है, और थोड़ा एरिया जो 40% एरिया है वो डोनलैंड है, जिसमें किसान मूल रूप से उसमें धान की खेती करते हैं। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि पानी का दिक्कत तो है, लेकिन पानी यहाँ पर अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन पानी को हम संग्रह नहीं कर पाते हैं। इस मॉडल में ये हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि जो उनका स्लोप है, उस स्लोप के अनुसार वो कहाँ पर एक अपना जो 10% 5% मॉडल के रूप में अपने जो जितना ज़मीन है उसका 10% पर और 5% पर वो एक तालाब का निर्माण करें, एक डोहा का निर्माण करें, ताकि उनका पानी उसमें आके रुके और पानी को हम ऑफ टाइम में उसका रीयूज करें। तो तालाब का निर्माण करते हैं, तालाब में फिर हम सीजनल जो फिशरी है उसका भी हम वहाँ पर लोगों को प्रत्यक्षण करके ताकि उन लोगों को आगे बढ़ावें और वहाँ पर मछली का पालन भी करें, वो खुद को खाएं और सरप्लस होता है तो बेचें। और उसके बाद जो है जो ऊपरी भूमि है वो अगर उसमें कुछ एरिया में सिलेक्टेड एरिया में उनका हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप कर जाते हैं, खेती करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे अमरूद की खेती यहाँ पर फार्म पर हम लगाए हुए हैं। जो हमारा ये तालाब है लगभग 1 एकड़ का तालाब है और यहाँ पर अमरूद की खेती 1 एकड़ में है। तो 2 एकड़ जो 1 एकड़ तालाब और 1 एकड़ अमरूद की खेती यहाँ पर जहाँ पर हम खड़ा हैं यहाँ पर हम फॉडर क्रॉप लगाए हैं। इसके ऊपरी भाग में है हमारा जो है जो ऊपरी ज़मीन है, इसलिए हमें यहाँ पर मक्का का उन्नत शील प्रभेद का अलग अलग प्रभेद का हम यहाँ पर मूल्यांकन कर रहे हैं, यह दिखाने के लिए कि कितना इससे कम समय में कौन मक्का तैयार हो रहा है, क्या प्रॉफिट है। सर लेकिन सर यहाँ पे बहुत तरह की दिक्कत ये है कि उनमें जागरूकता की कमी है। किसान जो है वो एक फसल पे ही आधारित रहते हैं। तो खासकर अगर केवीके की बात करें तो वैसे किसानों को जोड़ने के लिए आप लोग किस तरह से प्रयास करते हैं? क्या उनको कोई प्रशिक्षण का भी आप ये चीज़ हम दूसरे प्रांत में देखेंगे तो सभी घटक नहीं मिलेंगे, क्योंकि समेकित कृषि प्रणाली के लिए तालाब भी चाहिए, जमीन में फलदार वृक्ष भी चाहिए, मुर्गी पालन भी हो, बकरी पालन भी हो, गौ पालन भी हो, सुअर पालन भी हो, लाह की खेती हो अपने यहाँ। तो इन तमाम चीज़ के संसाधन के साथ यहाँ का किसान है, छोटा किसान जरूर है, सीमांत है, लेकिन सारे घटक किसान के दरवाजे पर उपलब्ध हैं। तो ज़रूरत यह है कि उनको हम उचित प्रबंधन के तौर तरीके तकनीकी ज्ञान को दें। मसलन हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप है और उसको हम लोगों ने जो सुअर पालन करते थे उसमें हम T&D ब्रीड का समायोजन किए ताकि उनका इनकम ज़्यादा बढ़े। मुर्गी पालन में हम प्रशिक्षण दिए और वहाँ पर ब्रीड इंट्रोडक्शन किए दिव्यांग का कि कम समय में उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। उसी तरह से जो फलदार वृक्ष हैं पहले वो प्लांट वे में नहीं लगाते थे, तब हम उनको आम का वृक्ष का पौधा उपलब्ध कराए। यहाँ पर जो नाशपाती का है कुछ क्षेत्र में नाशपाती का पौधा उपलब्ध कराए। बकरी पालन माने तमाम जो घटक हैं जो समेकित कृषि प्रणाली को उसको देने के पहले हम किसानों के बीच में हैं और उसके साथ हम जुड़े रहते हैं, प्रशिक्षण रेगुलर देते हैं, रेगुलर हमारा वैज्ञानिक फॉलोअप करता है। जो उनका अगर मुर्गी है कोई जानवर से संबंधित है तो समय से टीकाकरण, ताकि वो एक कुशल प्रबंधन कौशल विकास जब तक हम उनको नहीं देंगे तब तक हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो इस दिशा में कृषि विज्ञान केंद्र साल में 30 से 40 ग्रामीण युवा युवतियों को हम प्रशिक्षण देते हैं जो कि स्वरोजगार से सृजन कर सके। सर आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि यहाँ के झारखंड के लोग जो हैं वो एक फसल पे आधारित हैं, उसके बाद का जो खाली समय है उसमें वो कभी बाहर चले जाते हैं। तो क्या सरकार के तरफ से भी कुछ ऐसा उनके लिए व्यवस्था है या उनको कोई योजनाओं से जोड़ने, जैसे तालाब की मत्स्य पालन की योजना है या बकरी पालन या गौ पालन की योजना है या और भी जो औषधीय पौधे झारखंड में मिलते हैं उनको इसमें शामिल करने की कोई सरकार की तरफ से भी योजना है जो कि उनको पहुँचाई जा रही है? किसान पहले की अपेक्षा पलायन जो है वो बहुत कम हुआ है। पलायन तो एक सतत प्रक्रिया है, सभी पलायन करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पलायन पर ज़्यादा फोकस है क्योंकि उनको उतना आमदनी है जिसके चलते वो बाहर की तरफ रुख करते हैं। सरकारी योजनाएं हैं जहाँ पर मनरेगा के द्वारा उसका मेसो परियोजना के द्वारा बहुत सारे जल स्रोतों का निर्माण किया गया है। तो जहाँ पर लेकिन उतना नहीं हो पाया कि जितना उनको चाहिए, जो उतना आय का सृजन कर सकें, लेकिन फिर भी पलायन रुका है। सरकार की योजनाएं का किसान लाभ ले रहे हैं और बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो किसानों को जागरूक कर रही हैं। जैसे कि रायडी में सीलम गांव है, पूरा गांव आपको मुर्गी पालन से जुड़ गया है। वहां आप जाके देखेंगे तो पलायन का रेशियो कम है। हम जहां जिस फार्म पर आप हैं यहाँ पहले सभी लोग इस गाँव के जाते थे, आज पलायन यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो किसान को जब पानी होगा
और तकनीक होगा, सरकार की योजनाएं होंगी, तब सभी का समन्वय स्थापित होगा तो प्लान ऑटोमेटिकली रुकेगा। क्योंकि किसान को चाहिए किसानी, बेहतर किसानी, मार्केट व्यवस्था, इन तमाम चीज़ों का प्रयास सरकार की तरफ से भी हो रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं, इसमें सभी लगे हुए हैं, मीडिया भी लगा हुआ है, ताकि किसान को, झारखंड का किसान हमारा काफ़ी पिछड़ा है, लेकिन आप देखते हैं कि पिछड़ा होने के बावजूद भी एक इकोसिस्टम जो है, सस्टेनेबल इकोसिस्टम जो है वो झारखंड में मिलेगा। यहाँ का किसान प्रति इकाई जो अभी भी उर्वरक का उपयोग बहुत कम करता है, लेकिन उत्पादकता का जो गैप है, अगर इम्प्रूव वैरायटी है और बिहार में अगर 45 क्विंटल 50 क्विंटल होता है, तो हमारा किसान भी जो सीमित संसाधन है और कम खाद में 40 क्विंटल उत्पादन करता है। तो एक तो हम टिकाऊ खेती की ओर बढ़ रहे हैं। जो भारत सरकार ने दूसरी हरित क्रांति की, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार इस चीज़ को उठा रहे हैं कि जो संभावनाएं हैं वो पूर्वी भारत में हैं, तो पूर्वी भारत में अभी झारखंड में, मध्य प्रदेश, इन तमाम एरिया हैं, यहाँ पर अभी किसान जो है तकनीकी का उपयोग अच्छी तरीक़ा से, उनके दिमाग में है कि हमारा ज़मीन खराब नहीं होना चाहिए। सर, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों को इतना अच्छा सुझाव देने के लिए समेकित कृषि पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अलबत बड़ा नगद जानकारी होला भाई। ये देखो हमरे मन तमाम तरह कर खेती बाड़ी कर काम करबे करीला, तो अगर ईसन अगर वैज्ञानिक तरीके से हमरे मन अगर खेती करत ही और उकर लाभ अगर हमरे मन लेवत ही, तो हमरे मन का आर्थिक स्थिति एकदम मजबूत हो जाई। और किसान भाई अगर हमरे मन अगर मजबूती से अगर खेती बाड़ी करत ही, तो हमरे मन के फायदा भी उतने होगी। तो अब कार्यक्रम में जानकारी दोसर कर है, लेकिन छोटा सन संदेश कर बादे। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो भाई अब देखो जानकारी ऐसा है कि हमरे मन अन्न कर खेती करीला, पशुपालन कर हमरे मन करीला, लेकिन संगे संगे अगर हमरे मन बागवानी खेती बटे अगर ध्यान देवत थी, तो हमरे मन के ऊपर से ज़्यादा फायदा हुई। और ऊपर में भी अगर हमरे मन अमरूद का खेती अगर करूँ, तो हमरे मन का झारखंड राज्य में बागवानी खेती कर प्रबल संभावना है किसान भाई। तो हमरे मन अपन बागवानी खेती में अगर अमरूद खेती के अगर शामिल करत ही, उकर अगर बढ़िया से चुनाव, उकर प्रभेद अगर हमरे मन बढ़िया से चुनत ही और उकर व्यवसायिक कैसे खेती करल जाए उकर बारे में जानकारी अगर राखत ही, तो हमरे मन के बहुत फायदा होगी। तो कारण ही हमरे मन जानकारी कर लो हमरे मन का कार्यक्रम में। ताऊ भाई हमरे मन भेंट करत ही विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार सिंह से। आज हम आए हुए हैं गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड में, और यहाँ जानेंगे कि उच्च घनत्व यानी हाई डेंसिटी से अमरूद की खेती कैसे करें। राजीव जी, हमारे किसान भाई अमरूद की खेती तो पहले से ही करते आए हैं, लेकिन अब जो नई तकनीक आई है हाई डेंसिटी यानी कि उच्च घनत्व, तो इसके द्वारा हमारे किसान भाई खेती अमरूद की कैसे करें? पहले किसान अमूमन 15 बाई 15 फीट की दूरी पर अमरूद की खेती करते थे, और उसमें उन लोग उचित मात्रा में उर्वरक प्रबंधन नहीं करते थे, जिसके चलते उनको अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता था। आज के अभी हमारे कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा उच्च घनत्व विधि से अमरूद की खेती का निकाला गया है, जिसमें हम लोग अमरूद को 2 मीटर गुने 1 मीटर की दूरी पर इसकी खेती की जाती है। इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है कि पहले जो किसान 1 एकड़ में 160 पौधा आपको अमरूद का पौधा लगाते थे, और इसमें हम लोग 1 एकड़ में 2000 पौधा अमरूद का लगाते हैं। तो अमूमन जब मेरा नंबर ऑफ पौधा ज़्यादा रहता है तो फल भी अधिक मिलता है, तो इससे किसान भाइयों को ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इस विधि में हम लोग सर्वप्रथम अमरूद के लिए एक 2 फीट गुने 2 फीट का गड्ढा तैयार करते हैं। फिर उसमें हम लोग 20 केजी गोबर का खाद, 100 से 150 ग्राम NPK उसमें डालते हैं, और जो निकाली गई मिट्टी रहती है उसमें हम लोग पौधा को बीचों बीच गड्ढे में लगाते हैं, और उसमें हम लोग चारों तरफ से उस मिट्टी को गड्ढे में डाल देते हैं और पैर से अच्छी तरह दबा देते हैं, और उसमें हम लोग 5 से 6 लीटर पानी
पौधे को देते हैं। ये प्रक्रिया कम से कम हम लोग 10 से 15 दिन तक करते रहेंगे ताकि मेरा पौधा अच्छी तरह मिट्टी में उसका जड़ चला जाए। इस विधि में जो उच्च घनत्व विधि में है, सर्वप्रथम इसमें जो तकनीक है, इसमें कटाई छटाई की तकनीक है। इसमें हम लोग साल में कम से कम 2 बार से 3 बार तक भी कटाई छटाई हम लोग करते हैं। जैसे एक हम लोग फरवरी मार्च में करते हैं, मई में करते हैं, फिर हम लोग अक्टूबर के माह में भी कटाई छटाई अमरूद में हम लोग करते हैं। इसमें कटाई छटाई से हम लोग को क्या होता है कि जो आंतरिक कैनोपी है, बाह्य कैनोपी है, ये होने से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है अमरूद में अच्छी तरह से होता है। जो सूर्य का प्रकाश है हमारे पौधे के तने पे मिलता है, जिससे जो कल्ले जो निकलते हैं, क्योंकि अमरूद में हमेशा जो नए सूट निकलता है उसी में फल लगता है। और इस कटाई छटाई से हम लोग साल में 2 बार फल ले लेते हैं। एक पौधा से हम लोग कम से कम 8 से 10 केजी तक का फल ले सकते हैं। अब जो हमारे किसान भाई पारंपरिक तरीके से अमरूद लगाते थे और यह उच्च घनत्व से लगा रहे हैं, तो दोनों में किस्मों का चुनाव करने पर भी बेहद जोर दिया जाता है। तो जब उच्च घनत्व से हमारे किसान भाई अमरूद लगाएंगे तो कौन कौन सी नई तकनीक के द्वारा नई किस्मों का इजाद किया गया है, उस तकनीक को अगर हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कौन कौन सी है? हाई डेंसिटी जो अमरूद है, उच्च घनत्व विधि से जो अमरूद की खेती हो रही है, अमूमन उसमें हम लोग इलाहाबाद सफ़ेदा, लखनऊ 49, केजी गुआभा, इन प्रकार ये सब प्रभेद के वैरायटी हम लोग लेते हैं, क्योंकि इन प्रभेदों में उत्पादन क्षमता काफ़ी अच्छा है। जो किसान परंपरागत विधि से जो अपना खेती करते थे वहाँ, और जो बीजू ही अमरूद लगा देते थे, जिसके चलते उनको अच्छा उत्पादन नहीं मिलता था, उनका लागत लगता था, खेत भी बर्बाद होता था। तो इसके चलते हम लोग इन प्रभेदों को आगे प्रमोट किया जा रहा है, जो किसान भाई काफ़ी इसको आगे बढ़ा भी रहे हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ पे जो भी किसान हैं, छोटे भूमि वाले किसान हैं, किसी के पास हाफ एकड़ है, किसी के पास 10 डिसमिल है, किसी के पास 20 डिसमिल है, तो 10 डिसमिल 20 डिसमिल में मुश्किल से 10 से 20 पौधा लगता है। 10 से 20 पौधा में पता चलता है कि हम ज़्यादा हम लोग को फल मिल नहीं पाता है, जिसके चलते किसान भाई ज़्यादा इनकम नहीं कर पाते हैं। तो ये जो विधि है, इसमें सबसे अच्छा बात है कि इसमें नंबर ऑफ पौधा ज़्यादा है। जब नंबर ऑफ पौधा ज़्यादा रहेगा तो हम लोग की फल की संख्या भी ज़्यादा मिलती है। और इसमें हम लोग अभी प्रयोग कर रहे हैं, और अभी हम लोग गुमला ज़िले में बहुत जगह 2-3 यूनिट हम लोग डेवलप किए हैं, जो काफ़ी किसानों का रिस्पॉन्स हम लोग को मिल रहा है। तो जब उच्च घनत्व से हमारे किसान भाई खेती कर रहे हैं तो उनके अमरूद की क्वालिटी में और जो हमारे पुराने पारंपरिक तरीके से जो खेती करते थे, उन दोनों की क्वालिटी में क्या अंतर आता है? बहुत ज़्यादा क्वालिटी में अंतर आता है, क्योंकि जो हम लोग जब कटाई छटाई करते हैं तो वहाँ से जो नए कल्ले निकलते हैं और उसमें जो फल आते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, बड़े होते हैं, साइज़ में भी बड़े होते हैं। और जो किसान परंपरागत से करते थे उसमें ना उन लोग उसमें उचित मात्रा में खाद प्रबंधन करते थे। जब तक उर्वरक प्रबंधन उन लोग अच्छे से नहीं करेंगे तो फल का मेरा साइज बढ़ नहीं सकता है। और कटाई छटाई के कारण मेरा जो पौधा का ग्रोथ है, हम लोग 4 से 5 फीट हाइट तक ही पौधे को लेते हैं, जिसके चलते जो कटाई छटाई करते हैं, जो उसमें फल आते हैं तो अच्छे प्रकार के फल आते हैं। और जो हम लोग नए नए प्रभेद का जो हम लोग किसानों को दे रहे हैं, तो उसके चलते जो जैसे इलाहाबाद सफ़ेदा हुआ, केजी गुआभा हुआ, इसमें कम से कम जो मेरे केजी गुआभा हुआ, जैम जेली अचार बनाने के लिए काफ़ी इस प्रभेद का अमरूद काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसका साइज़ भी बड़ा होता है। इलाहाबाद सफ़ेदा हम लोग खाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, स्वास्थ्य उसमें मतलब कि जो आदमी फूड में ले उसके लिए, क्योंकि ये मार्केटेबल है, क्योंकि एक मीडियम साइज़ में ही होता है। तो इस तरह जो हम लोग प्रभेद का जो चुनाव किए हैं, क्योंकि पहले के किसान बीजू अमरूद ही लगाते थे। तो इस फल की बढ़वार के लिए हमारे किसान भाई क्या करेंगे? इस फल के बढ़वार के लिए सर्वप्रथम किसान भाई अपने पौधे में उचित उर्वरक का प्रबंधन करें, और समय समय पर जो क्योंकि कीड़े मकोड़े के चलते फल में फल छेदक लग जाता है, जिससे फल का ग्रोथ रुक जाता है, तो उसका इन लोग उचित प्रबंधन फसलों पर रोग की रोकथाम के लिए हमेशा उचित प्रबंधन करें, दवा का स्प्रे करें, अधिकतर जैविक खाद का ही उपयोग करें, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें, तो इससे हमारा पैदावार काफ़ी अच्छा होगा। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने कितनी अच्छी और
उच्च घनत्व से अमृत उपजाने के लिए अच्छी बातें बताई और वैज्ञानिक तरीका बताया। अगर आप भी उसके अनुसार करते हैं तो कम समय में कम भूमि में भी ज़्यादा पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एकदम कार्यक्रम में तमाम तरह का हमारे मन का जानकारी हो गलक। देखो हमारे कृषि समेकित कृषि प्रणाली से कैसे हमारे मन के लाभ हुई से बारे में जान ली, अमरूद कर बागवानी खेती कर बारे में हमारे मन के जानकारी होलक। लेकिन अब कार्यक्रम हमारे मन का सिराइक वाला है, लेकिन सिराइक से पहले रोरे मन के जरूर याद हो भाई हमारे मन IMD पुणे चलीला। तो आओ हमारे मन चलत ही IMD पुणे और वहाँ से ये वाला बढ़िया जानकारी लेके घूरत। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में बादल छाए रहेंगे, साथ ही 20 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना है। हवा दक्षिण से पूर्व की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। खेत में पर्याप्त पानी के अभाव में खरपतवार बहुत ज्यादा उग गए हैं। इसका नियंत्रण अति आवश्यक है। खेतों में जल जमाव के लिए मेढ़ों को दुरुस्त रखें। मवेशियों के हरे चारे के लिए इस समय किसान भाई मकई के लिए अफ्रीकन टॉल या J1006 मोठ अगर लगा रहे हों तो विधान 1 या बरसीम लगा रहे हों तो बरदान नामक प्रभेद लगाएं। बढ़िया जानकारी हो गया भाई, एकदम भरपूर भरल पूरल जानकारी हमारे मनकर कार्यक्रम में। अब लेकिन अपन गंदरू भाई के अब हमके भाई विदा देवे कर समय हो जाते किसान भाई। लेकिन हम जानत ही कि रोरे मन आशा करत हो कि भाई कार्यक्रम कर हम पता तो रोरे मन के जरूर लिखाब। कारण है कि रोरे मन अपन सुझाव हमरे मन के लिख भेजिला अपन कार्यक्रम में। तो भाई जल्दी से जल्दी रोरे मन आप कागज़ और पेन के एकदम निकलाए के रखूँ और कार्यक्रम कर पता के नोट करूँ। कार्यक्रम है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। पिन संख्या है 834001। तो किसान भाई आशा करे रोरे मन के कार्यक्रम में जमा जितना भी हमारे मन जानकारी दिवाली रोरे मन वास्ते एकदम कारगर होगी। रोरे मन इकर से जरूर लाभ उठाब। लेकिन रोरे मन से इतने हम हजूरी विनती करब कि रोरे मन अपन सुझाव जरूर से जरूर लिख भेजू किसान भाई। कारण है कि रोरे मन का सुझाव हमारे मन वास्ते बहुत जरूरी है। लेकिन अब अपन गंदरू भाई के विदा दो। कारण है कि कार्यक्रम कर बेरा ही सिरा थे भाई हमारे मन कर तमाम टीम के विदा दो लगे तब जोहार।